हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव शिवहरे और स्टडी आईक्यू में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एमपीपीएससी मेंस के लिए सोशियोलॉजी यहां पर पढ़ा रहा हूं। जैसा कि ऑलरेडी मैं पिछली बार एक सोशियोलॉजी पर क्लास ली है, जहां पर मैंने समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा दैट मींस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी पर चर्चा करी थी। आज इसी क्लास में उस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा और फर्दर डायमेंशन सोशियोलॉजी के लिए जो आपके एमपीपीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, पहले सोशियोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे भी सिलेबस चेंज किया लास्ट ईयर, उसके बाद से सोशियोलॉजी का वेटेज बढ़ा है और अभी सोशियोलॉजी 150 मार्क्स की है। पेपर 2 पार्ट बी के अंतर्गत इसका सिलेबस शामिल है। 5 यूनिट हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कौन कौन से यूनिट में आपको कवर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहां पर इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मेरे पढ़ाए गए कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और इस इंस्टाग्राम हैंडल पर यहां पर आपको मेरी क्लास इंफॉर्मेशंस एंड अदर एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा पर डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में बताया था आप लोगों को। फिर मैंने बताया था समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा करी थी। और मैंने आपको कहा था कि ऑगस्ट कॉम्ट तो समाजशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। और क्यों फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, ये भी मैंने बताया था। आपको ये पता है कि आपको यूरोप में डार्क एज चल रहा था। यूरोप का डार्क एज यानी यूरोप का जो अंधकार युग है, यूरोप का अंधकार युग है जो लगभग 1000 ईयर्स, जो लगभग 1000 वर्षों तक यूरोप का अंधकार युग चला। और इस अंधकार युग में, यूरोप के डार्क एज में, केवल और केवल चर्च की प्रभुसत्ता थी, केवल चर्च का इंपॉर्टेंस था। और चर्च का जो प्रमुख होता था यानी पोप, जो पादरी जिसको हम कहते हैं, उसने जो एक बात बोल दी उसी बात को सर्वमान्य मान लिया जाता था। ठीक है, जैसे कॉपरनिकस और टॉलमी जैसे लोग आए, गैलीलियो जैसे लोग आए, उन्होंने जो बातें बोली उनकी बातों का भी आगे जाके खंडन किया जाना शुरू कर दिया गया। जैसे एक बार बोल दिया गया कि भाई, टॉलमी ने कह दिया कि ये जो पृथ्वी है ये गोल नहीं है, पृथ्वी चौकोर है। तो सबने ये मान लिया कि पृथ्वी क्या है, चौकोर। और बोल दिया गया कि पृथ्वी जो है इस पूरे सौरमंडल का ग्रह, इस पूरे सौरमंडल का केंद्रीय ग्रह है, बाकी सारे चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं। आगे जाके गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट ने इसका खंडन किया, खगोल शास्त्री ने इसका खंडन किया और कहा ऐसा नहीं है। इस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य, इस सौरमंडल के केंद्र में जो ग्रह है वो सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इसका मतलब ये जो सौर मंडल है ये हीलियोसेंट्रिक है। जबकि पहले जो टॉलमी जैसे लोग थे, जिन्होंने पहली और दूसरी शताब्दी में कह दिया था कि नहीं, ये हीलियोसेंट्रिक नहीं बल्कि जियोसेंट्रिक बता रहे थे। नहीं, पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह और उपग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। आगे जाके इसका खंडन गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने किया। तो सब ये देखा जा रहा था कि बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग विषय है। खगोल जगत की समस्या के समाधान के लिए हमारे पास पूरा का विषय खगोल शास्त्र है। ठीक है, जो ग्रह, नक्षत्र, तारों, उल्का पिंड आदि के बारे में जानकारी देता है। लेकिन क्या समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी समस्या के लिए समाधान के लिए कोई विषय है? तो सर, कोई भी विषय एग्जिस्ट नहीं करता था। और कोई विषय एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए समाज की समस्याओं का सही तरीके से, उचित तरीके से, अब यहां उचित तरीके का मतलब क्या है, वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक ढंग से कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास कोई विषय नहीं था। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूरोप का जो डार्क एज था, उसमें पोप ने या पादरी ने जो कुछ भी कह दिया उसी बात को केवल सत्य मानकर आगे बात की जाती थी। कोई दूसरा डिस्कशन इसके अलावा होता ही नहीं था। आगे जाके जब पुनर्जागरण का काल आया और उस पुनर्जागरण के काल में यूरोप के तमाम लोग एकत्रित हुए और इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, और इटली के फ्लोरेंस शहर में जब तमाम उस रेनेसा में, पुनर्जागरण में जब सारे लोग एकत्रित हुए, वहां जाकर जब लोगों ने अलग अलग रचनाएं करी, अलग अलग वैज्ञानिक व्याख्याएं करी, उसके माध्यम से बहुत सारे अंधविश्वासों का खंडन हुआ। ऑगस्ट कॉम्ट ने यह सब देखा यूरोप में होते हुए और ऑगस्ट कॉम्ट को लगा कि यार, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए तो कोई विषय है ही नहीं। तो उनका ऐसा मानना था कि समाज की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा विषय होना चाहिए, एक ऐसा तार्किक विषय होना चाहिए जो वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित हो, जो समाज की सभी समस्याओं का निराकरण और हल निकाल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑगस्ट कॉम्ट ने सब्जेक्ट जो बताया उसका नाम था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। और आगे जाकर ये जो सोशल फिजिक्स है,
सामाजिक भौतिकी, सर इसी का नाम परिवर्तित हुआ आगे जाके, और नाम परिवर्तित करके नाम रख दिया गया सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, हिंदी में इसको समाजशास्त्र कहते हैं। और आपको पता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी सोशियस मतलब समाज और लोगस मतलब होता है तार्किक अध्ययन। लोगस का मतलब क्या है यहां पर, तार्किक अध्ययन। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन के तैयार हुआ जिसके माध्यम से समाज की सभी समस्याओं का जो अध्ययन किया जाएगा वो तर्कों और तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। समाज की सभी समस्याओं का अध्ययन तर्कों और तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। याद रखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाएगा। समाज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं, हर घटना का अवलोकन, हर घटना का अध्ययन हम किस दृष्टिकोण से करेंगे, तार्किक दृष्टिकोण से करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे। ठीक। और सबसे पहली बात, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी की पहली फर्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की पहली किताब इन्होंने लिखी। ठीक है, सोशियोलॉजी की पहली किताब लिखी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये समाजशास्त्र की पहली किताब रिटन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको एक किसी निश्चित परिभाषा के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको किसी एक निश्चित परिभाषा के दायरे में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो इसके अध्ययन की कोई सीमा है, ना ही इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा है। कारण यह है दोस्तों, एक तो सोसाइटी जो है, समाज, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन किसका करते हैं सर, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं समाज का। समाजशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं समाज का। और आपको सबको पता है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो कैसा है, ये एक समाज कैसा कॉन्सेप्ट, समाज क्या है, समाज डायनेमिक है, यानी परिवर्तनशील है, डायनेमिक है, जहां निरंतर हम परिवर्तन देखते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए परिवर्तनशील होने के कारण इसके अध्ययन की कोई निश्चित सीमा, इसके अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, इसके अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं है, और ना ही इसको किसी एक परिभाषा के दायरे में सीमित किया जा सकता है। तो सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। परिवर्तन, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है समाज। और समाज कैसा है, समाज तो परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है, तो इसके अध्ययन की कोई निश्चित सीमा भी नहीं है, ना ही किसी एक निश्चित परिभाषा के दायरे में इसको बांध सकते हैं। तो किसी एक निश्चित परिभाषा के दायरे में भी नहीं बांधा जा सकता, और इसके अध्ययन की कोई निश्चित सीमा भी नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहा गया कि समाजशास्त्र की कई सारी परिभाषाएं हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समाज को जो देखने का नजरिया है ना सर, हर एक व्यक्ति का समाज को देखने का नजरिया अलग अलग। तो कुछ लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन किया जाता है।
समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों, समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है। सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सामाजिक संबंधों का क्या है? एक जटिल जाल है। सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स network of social relations. Society is a complex network relation of social relation. एक और परिभाषा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और सामने आती है अक्सर, और ये है सर समाजशास्त्र में सामाजिक अंतरक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस, स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस, है ना, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, एक तो ये बात तो हो ही गई, ठीक है, ठीक। और दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझाया था। मैंने कहा था देखो भाई, ये जो सोसाइटी है ना, ये किसी एक व्यक्ति के अकेले दम पर तो नहीं चल सकती, या कोई व्यक्ति इस सोसाइटी में अकेले अपने सारे कामों को पूरा नहीं कर सकता। यदि उसको सोसाइटी में अपने सारे कामों को पूरा करना है, सारे कार्यों को पूरा करना है, तो उस पर उसकी एक दूसरे पर क्या होगी? निर्भरता होगी। तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक बेहतर ढंग से चलाने के लिए समाज में मानव अपनी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए एक दूसरे पर क्या होता है? निर्भर होता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, और उसी निर्भरता को, उसी म्यूचुअल डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? सोशल इंटरैक्शंस। तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है सर? सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? मतलब ये हुआ, समाज में व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब परस्पर एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित होना पड़ता है, उस गतिविधि को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। और सर समाजशास्त्र के अंतर्गत न केवल हम व्यक्तियों के समूहों, बल्कि सामाजिक संबंधों, और सामाजिक संबंधों के साथ साथ हम सामाजिक अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। ये आप तीन एक स्टैंडर्ड सेट डेफिनेशंस आप मान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, मैंने आपसे बताया, हर सोशियोलॉजिस्ट का समाज को देखने का नजरिया एक जैसा नहीं है। हर सोशियोलॉजिस्ट का समाज को देखने का नजरिया सर एकदम अलग अलग है। कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर है? बताएं स्पष्ट रूप से, ठीक है ना? डन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यही पिछली क्लास में हमने चर्चा भी करी थी, ठीक है। समाज शास्त्र की अलग अलग मैंने आपसे परिभाषाओं पर डिस्कशन किया था। मैकाइवर और पेज ने ऑगस्ट कॉम की परिभाषा बताई थी। फिर मैंने कहा था समाज शास्त्र में हमने तीन, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी नंबर 1, ठीक है। सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस,
अभी वो 3 परिभाषा बताई। एंड सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द ग्रुप, स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। तो ये हो गया समाज का अध्ययन। समाजशास्त्र क्या है सर? समाज, और समाज में किसका? व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन, है ना। उसके बाद सोशल इंटरैक्शंस, सामाजिक अंतःक्रियाएं। उसके बाद फिर सोशल रिलेशंस यानी सामाजिक संबंध, और उसके बाद फिर सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो सोशल इंटरैक्शन, सोशल रिलेशंस सर, सोशल रिलेशंस, सोशल इंटरैक्शंस एंड सोशल रिलेशन इंटरैक्शन के अलावा समाज, व्यक्तियों का, समाज का अध्ययन करते हैं, और उसमें हम व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन करते हैं। ये बात मैंने आपसे चर्चा करी थी। समाजशास्त्र का उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो फ्रांस के वैज्ञानिक ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। फेमस स्कॉलर ऑफ फ्रांस, ऑगस्ट कॉम्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये उनकी बेसिक डिटेल्स है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आधुनिक समाज के। लेकिन अगर आपसे कोई जनक पूछा, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, मॉडर्न सोशियोलॉजी के बारे में अगर आपसे पूछा है, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, सर एमाइल डर्कहाइम इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो 1941 में सबसे पहले बंबई यूनिवर्सिटी में स्नातक स्तर पर इस विषय को लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 1990 मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पैट्रिक गोडिस की अध्यक्षता में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की एस्टैब्लिशमेंट की गई, यानी सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटीज में 1919 में की बात है ये। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन मानते हैं? जीएस घुरिये, बड़ा फेमस नाम है भारत में, अक्सर आप शॉर्ट में इसका नाम पढ़ते हो किताबों में। पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। तो हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया? हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया? याद रखना है, डॉक्टर जीएस घुरिये इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये हैं। वैश्विक स्तर पर समाजशास्त्र विषय का कौन लेकर आया? ऑगस्ट कॉम्ट। आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन से हैं? कौन है? एमाइल डर्कहाइम। समाजशास्त्र की पहली किताब लिखने वाले व्यक्ति कौन है? समाजशास्त्र की पहली किताब जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हु इज द राइटर ऑफ दैट बुक? हार्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का अध्ययन इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से प्रारंभ हुआ। स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन एमपी स्टार्टेड इन क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर। ठीक है, प्रमुख समाजशास्त्री और विदेशी समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट, समाजशास्त्र के संस्थापक। पॉजिटिव फिलॉसफी नाम की इनकी बुक थी। ठीक है, उसके बाद एमाइल डर्कहाइम, फ्रांसीसी फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। इनकी बुक, कई बार बुक का नाम भी पूछता है वो एग्जाम में, ऑन द डिवीजन ऑफ सोशल लेबर, ऑन द डिवीजन ऑफ सोशल लेबर, नंबर 1। ठीक है सर। दूसरा है सुसाइड एंड द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये 3 बुक्स थी किसकी? ये सर ये 3 बुक हैं एमाइल डर्कहाइम की। तो एमाइल डर्कहाइम की बुक्स की 3 इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट एम मैकाइवर, आपने सुना होगा मैकाइवर एवं पेज, 2 अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं, काफी नाम आता है। स्कॉटिश मूल के समाजशास्त्री हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं। द एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस इनकी बुक थी। ठीक है, मैक्स वेबर बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। जब हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इन सारे थिंकर्स के बारे में, चाहे मैकाइवर, फिर हम वहां पर एमाइल डर्कहाइम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, इन सब के बारे में वहां पर पढ़ते हैं। सिद्धांत इन्होंने दिया नौकरशाही का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, गिवन बाय मैक्स वेबर। ठीक है, उसके बाद कार्ल मार्क्स, जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री, जर्मन फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, यानी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल बहुत फेमस बुक है, आप सब इसके बारे में सुन चुके हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट सोशियोलॉजी, अगर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो सर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में नाम आता है सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है भारत में? तो वो है डॉक्टर जीएस घुरिये। द कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, ये 2 बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चरल एंड सोशियोलॉजी, ये 2 बुक आपको याद रखें, कल्चरल एंड सोसाइटी। इसके अलावा अगर हम राधा कमल मुखर्जी की बात करें, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इनकी एक बुक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इरावती कर्वे की बात करें, भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री। ठीक है, भारत के इंडियन फर्स्ट विमेन सोशियोलॉजिस्ट, नाम क्या है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया युगांता, द एंड ऑफ एन एपोच।
द एंड ऑफ एन एपोच, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, युगांता, द एंड ऑफ युगांता यानी एक युग का अंत, तो एंड ऑफ एन एपोच। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, एरा, एपोच, पीरियड, ये वही वाला एपोच है, ठीक है। उसके बाद एम एन श्रीनिवास, पूरा नाम क्या है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास। द रिमेंबर विलेज इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये है। तो कौन कौन से हो गए सर, जीएस घुरिये, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। इरावती कर्वे का नाम आ गया। और इसके अलावा अगर हम समाजशास्त्र की महत्व एवं उपयोगिताओं पर चर्चा करें तो समाजशास्त्र क्या पैदा करता है, एक वैज्ञानिक ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाने में सहायक है, श्रम समस्याओं के निराकरण में सहायक है, परिवार संगठन में सहायता करता है, संस्कृति के संरक्षण विकास में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट बात, अब संस्कृति के संरक्षण और विकास में कैसे सहायता करता है, क्योंकि ये देता है, सोशियोलॉजी हमें देती है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है, सामाजिक मानदंड एवं मूल्य, और उन सामाजिक मानदंड एवं मूल्यों के माध्यम से संस्कृति का होता है संरक्षण। सामाजिक अनुकूलन में सहायक है, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 जो यहां पर लिखा हुआ है सर, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। सोशियोलॉजी हेल्प करती है, हेल्पफुल इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और वो भी कैसे, सोशियोलॉजी जो इन सामाजिक समस्याओं को हल करती है वो किससे, तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर, तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर। दूसरा, वैज्ञानिक चिंतन, तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर, और दूसरा वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर सोशियोलॉजी हेल्प करती है सोशल प्रॉब्लम्स को समाप्त करने। भाई सोशियोलॉजी का उदय ही इसलिए हुआ, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का एमरजेंस क्यों हुआ, टू रिजॉल्व द सोशल प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक मैनर, टू रिजॉल्व अ सोशल प्रॉब्लम विद सम लॉजिकल फैक्ट्स, लॉजिकल फैक्ट्स के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का, लॉजिकल फैक्ट्स के माध्यम से, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से समाज की समस्याओं का निराकरण करना। क्लियर, ठीक है। तो ये है यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी। इसके बाद अगर हम समाजशास्त्र की, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, तो समाजशास्त्र में याद रखिएगा हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। क्यों, क्योंकि मानव समाज एक ऐसा समाज है, ये एक ऐसा समाज है जो, ये एक ऐसा जीवंत समाज है, ऐसा जीवंत तो पशुओं का भी है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा जीवंत समाज है जहां बुद्धि, विवेक यानी और ज्ञान के माध्यम से मानव आगे बढ़ता है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान के माध्यम से मानव आगे बढ़ता है, ठीक है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान के माध्यम से मानव आगे बढ़ता है, एक ऐसा जीवन समाज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र में उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो मानव समाज को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इन सोशियोलॉजी दो सर्कमस्टांसेस आर स्टडीड विच आर अफेक्टेड बाय द ह्यूमन सोसाइटी, है ना। उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो मानव समाज को प्रभावित करती हैं, जो मानव समाज है उनको प्रभावित करती है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है। उसके अलावा समाजशास्त्र में एक विशेष समाज का ही अध्ययन किया जाता है। यदि मानव समाज की संपूर्ण जटिलता और विविधता को लेकर हम सामान्य नियमों की खोज करना चाहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। समाजशास्त्र में प्रत्येक मानव व्यवहार का अध्ययन, समाजशास्त्र में प्रत्येक मानव व्यवहार का अध्ययन
नहीं किया जाता। एवरी ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट स्टडीड इन द सोशियोलॉजी, ठीक है, केवल उन्हीं मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो केवल सामाजिक परिघटनाओं, जो केवल और केवल से संबंधित है। समाजशास्त्र में समस्त सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये सर बात हो गई पूरी किसकी, समाजशास्त्र की। अब हम बात करेंगे किसकी, समाज की। मैंने आपसे कहा कि समाज शास्त्र की विषय की जो विषय वस्तु है सर, वो विषय वस्तु है सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक। इस सोसाइटी में SOCIETY, इस सोसाइटी की परिभाषा पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको सोसाइटी में जो 7 जो लेटर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 7 लेटर दिखाई दे रहे हैं, हर एक लेटर का अपने आप में एक मीनिंग है, और हर एक लेटर, ये जो 7 जो लेटर्स है, ये जो 7 लेटर्स है ना, ये 7 लेटर्स अपने आप में क्या दिखा रहे हैं, ये 7 जो अक्षर हैं, इन सब, ये सब किसके, ये सब समाज के लक्षण को दर्शा रहे हैं, समाज के समाज के लक्षण को दर्शा रहे हैं। यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है, डेफिनेटली अमूर्त ही है, एब्स्ट्रैक्ट ही है। क्यों सर अमूर्त क्यों है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्यों है? ना तो आप समाज को आप स्पर्श कर सकते हो, ना तो आप समाज को टच कर सकते हो, ना ही आप उसको देख सकते हो, है ना। आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, समाज को महसूस कर सकते हो, ना ही उसका कोई फ्रेग्रेंस है, ना ही उसका कोई टच है, ठीक है ना। तो इसलिए समाज कैसा शब्द है, एक अमूर्त शब्द है, जो कि एक समूह के सदस्यों में एवं उन सदस्यों के बीच जटिल पारस्परिक संबंधों में पाए जाते हैं, उनका बोध कराता है। तो समाज समूहों में पारस्परिक सामाजिक संबंधों का बोध केवल कराता है, बोध कराता है आपको। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप संबंधों को छू नहीं सकते हो, आप संबंधों को केवल और केवल उनको क्या कर सकते हो, उनको केवल एसिमुलेट कर सकते हो, उनको आप अनुभव कर सकते हो, उसका केवल बोध कर सकते हो। तो समाज क्या है सर, समाज एक ऐसी जटिल अवधारणा है, या समाज एक ऐसी जटिल कंसेप्ट है जिसके अंदर हम सामाजिक संबंधों, व्यक्तियों के समूहों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ना केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंधों के साथ साथ हम सामाजिक अंतःक्रियाओं यानी सोशल इंटरेक्शंस का भी अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू Reuter, society is an abstract word which gives an understanding of the complex mutual relationship found among the members of a group, among those members, उन सदस्यों के बीच में जो संबंध होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। मैकाइवर कह रहा है कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है ना। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल नेटवर्क, वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, या कह सकते हो सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ, society is a network of social relations, society is a network of social relations, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर हम देखें भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, भारतीय समाज की अगर हम प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें तो सर सबसे पहले तो सांस्कृतिक विविधता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है सर, कल्चरल डाइवर्सिटी। इस पर मैंने जब सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग क्लास में एक यहां पर मेंस का क्वेश्चन भी लिया था, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर में आपसे 2 मार्क्स में क्या पूछ सकता है, 2 नंबर में आपसे वो समाजशास्त्र एवं समाज की परिभाषाएं। 7 नंबर में आपसे वो पूछ सकता है समाजशास्त्र की उपयोगिता, यूटिलिटी, ठीक है। और 10 नंबर में आपसे पूछ सकता है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, समाज की विशेषताएं। तो एक तो हो गया सांस्कृतिक विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी,
सर दूसरा हो गया आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का समन्वय। ये आपको कहां मिलेगा? इंडियन सोसाइटी में। यहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी, यहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और मटेरियलिज्म दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देगा। कैसे सर? ये सम्मिश्रण कहां दिखाई देता है? आप देखोगे तो पुरुषार्थ में आपको यह सम्मिश्रण दिखाई देता है। हम बात करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, जहां हम धर्म और अर्थ का पर्पस क्या है सर? धर्मानुसार हमें अर्थ की पूर्ति करनी है, धर्मानुसार हमें काम की पूर्ति करनी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो बेसिकली आप देखोगे धर्म अर्थ मतलब पैसा कमाना, तो पैसा कमाना किससे संबंधित है? आध्यात्मिक सुख से संबंधित है। और केवल जीवन भर अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति की बात नहीं की है। पूरे जीवन भर केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति की बात नहीं की गई। अर्थ और काम पुरुषार्थ के अलावा एक और पुरुषार्थ है, और वो है सर मोक्ष। यदि भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थ की जगह 2 ही पुरुषार्थ होते, अर्थ और काम, तब तो समझ में आता कि भारतीयों का पूरा जीवन जो है, भारतीय समाज में रहने वाले लोगों सभी व्यक्तियों का जीवन केवल और केवल किसकी तरफ झुका हुआ है? भौतिकवाद की तरफ जुड़ा हुआ है, भौतिक सुख की तरफ जुड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, केवल भौतिक सुख की बात नहीं करी, बल्कि भौतिक सुख को त्यागने की भी बात करी है। और सर भौतिक सुख को त्यागने की बात कैसे करी उन्होंने? सर भौतिक सुख को त्यागने की बात करी है उन्होंने मोक्ष के माध्यम से। अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति, ठीक, और फिर मोक्ष। आपने एक सीमित समय तक, यानी जब तक आप गृहस्थ आश्रम में थे तब तक आपने अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति करी। नाउ योर फोकस शुड बी ऑन लिबरेशन। और लिबरेशन के लिए आपको माया से क्या होना पड़ेगा? लिबरेशन के लिए आपको माया से अलग होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। तो भारतीय समाज में चारों पुरुषार्थों के माध्यम से दरअसल आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का एक बड़ा अनूठा समन्वय स्थापित किया है। आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का एक बड़ा अनूठा समन्वय स्थापित किया है। मैंने ऐसे, जैसे आपको पिछली क्लास में शायद बताया था कि आज हम कितनी ऊंचाइयों पर न पहुंच जाएं। इसरो इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन सबके बावजूद भी जब भी हम कुछ नया काम शुरू करते हैं तो उसके पहले हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज है उसका अनुकरण करते हुए हम पहले गणेश पूजा करते हैं या कुछ अन्य अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। तो आध्यात्मिकता भी है, साथ साथ में भौतिकवाद तो है। भौतिक प्रकृति के साथ आज आप नई कार लेके आइए, जब आप नई कार खरीद के लाते हैं तो 4 आप नींबू खरीदते हैं और चारों टायर के आगे लगाते हैं, फिर वहां से कार ऐसे आगे गुजरती है कि नहीं गुजरती है? क्या है ये? इससे क्या होगा? क्या मतलब उस कार का कभी जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन हमारी एक आस्था का विषय है। यही तो भारतीय संस्कृति की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। यही तो इंडियन कल्चर का एक प्रोमिनेंट फीचर है कि भारतीय संस्कृति में आज भी धर्म की प्रधानता है। भारतीय संस्कृति में आज भी हमें आध्यात्मिकता दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है प्राचीनता एवं निरंतरता। यानी भारतीय संस्कृति प्राचीनता तो है ही, इतना पुराना है, और प्राचीनता के साथ साथ दूसरा क्या है? निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी भी बनी हुई है। आज भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गंगा की पूजा आज से हजारों साल पहले भी हुई थी, आज भी होती है। ये गायत्री एक वैदिक मंत्र है, गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है। कई हजारों सैकड़ों साल पहले भी इसका उल्लेख था और आज भी हम इसका उच्चारण करते ही आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए, बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है ना? दूसरा आप देखेंगे, अच्छा सांस्कृतिक विविधता बताने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये क्लियर है। आपको देखोगे हमारे भारतीय समाज में धर्म के विविधता है, नृजातीय यानी एथनिसिटी विविधता है, उसके बाद भौगोलिक विविधता है। तो धार्मिक विविधता है, नृजातीय विविधता है, भौगोलिक विविधता है, ये सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का मिश्रण है, व्यक्तिवाद और सामूहिकता का मिश्रण है। सर किसका किसका? व्यक्तिवाद और सामूहिकता का मिश्रण है। जाति व्यवस्था एवं पितृसत्तात्मक समाज है, जाति व्यवस्था पितृसत्तात्मक समाज है। त्योहार एवं सामुदायिक समर्थन, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। मजबूत पारिवारिक बंधन, जैसे हमारे यहाँ जो है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार का भी विधान है, ज्वाइंट फैमिलीज। ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के अलावा यदि हम और कैरेक्टराइज करें भारतीय
समाज की अन्य विशेषताओं पर अगर हम जोर डालें तो सर हमको एक विशेषता देखने को मिलती है संयुक्त परिवार। ज्वाइंट फैमिली। क्यों? भारत कृषि प्रधान देश था, ठीक है, सबकी आजीविका किसी एक स्रोत पर ही निर्भर थी। सबकी जो आजीविका का स्रोत था, आजीविका के अलग अलग स्रोत नहीं थे, सभी लोगों की आजीविका का स्रोत एक निश्चित सीमित स्रोत था और सब उसी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। एक ही किचन हुआ करता था, एक ही घर था, उसी छत के नीचे परिवार के सभी सदस्य आपस में रहते थे और जो भी इनकम होती थी वो सब के बीच में फिर साझा होती थी। परिवार का एक मुखिया होता था, वही परिवार के सभी निर्णय लेता था। संयुक्त परिवार। लेकिन अब संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहरों का नए नए शहरों का विकास हो रहा है, नए शहर अर्बनाइजेशन की प्रोसेस में। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन का मतलब है मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की तरफ लोगों का मूव करना। सो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। Urbanization is a process of people moving from rural area to urban area for their better quality of life. For their better quality of life by sources of livelihood, by qualitative education, by qualitative healthcare infrastructure. यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और रोजगार और आजीविका के बहुआयामी स्रोतों के माध्यम से लोग अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ मूव करते हैं। सर यही प्रक्रिया कहलाती है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन या नगरीकरण। तो भारतीय समाज की विशेषताएं। दूसरा क्या है? दूसरा है पुरुषार्थ। यह भी तो भारतीय समाज की विशेषता है। आपको पता है कि हमारे यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, उसके बाद संस्कार। हमारे यहां आपको पता है कि 16 संस्कारों का उल्लेख है ना, 16 संस्कारों का उल्लेख है। तो संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिलीज हो गया, ज्वाइंट फैमिली एक विशेषता, पुरुषार्थ हो गया, संस्कार हो गया। उसके अलावा आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आप सबको पता है कि जो जबाली उपनिषद हैं, उस जबाली उपनिषद में, ध्यान सुनिएगा, जबाली उपनिषद में सुनिएगा ध्यान से, जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 4 आश्रम है। दूसरा एक विशेषता है भारतीय समाज की, प्राचीनता एवं निरंतरता। भारतीय समाज दुनिया का एकमात्र ऐसा समाज है जो प्राचीन भी है ना, क्योंकि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, वेदों के काल से इसका इतिहास है। साथ साथ में प्राचीनता के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। हमारे मूल्यों में, हमारी परंपराओं में निरंतरता देखने को मिलेगी आपको। वैदिक मंत्रों का उच्चारण पहले भी होता था, आज भी होता था। टोटमवाद पहले भी था, आज भी है किसी किसी रूप में। आप देखोगे तमाम जनजातीय समुदाय में ऐसा देखने को मिलता है। कहीं पर्वतों की पूजा हो रही है, कहीं वृक्षों की पूजा हो रही है, कहीं जानवरों की पूजा हो रही है। आज जो है वट सावित्री नामक एक त्योहार है, ठीक, महिलाओं जो है, महिलाओं की उस
त्योहार में सहभागिता होती है वट सावित्री में। अब मुझे बताइए, वट सावित्री का जो त्योहार है, क्या उस त्योहार की प्रासंगिकता क्या 50, 60, 100 साल पुरानी है? कई सैकड़ों साल से उस त्योहार को मनाया जा रहा है। वट वृक्ष की पूजा महिलाएं आज से नहीं, काफी पहले से कर रही हैं। गंगा को देवी पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं। यमुना को देवी, नर्मदा को देवी पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं। पूजा पाठ होता है नर्मदा नदी का। कोई शुभ काम करते हैं, संस्कारों का आयोजन करते हैं, तो उसमें यज्ञ, अग्नि के सामने बैठते हैं, हवन होता है, पूजन पाठ अनुष्ठान होता है। पहले भी होता था, आज भी होता है। तो भारतीय संस्कृति क्यों निरंतरता बनी हुई है? क्यों समय के साथ साथ बेबीलोन, असीरियाई सभ्यता, ये सब सभ्यताएं क्यों समय के साथ साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये असीरियाई सभ्यता, ये क्यों समय के साथ नष्ट हो गई, समाप्त हो गई? क्योंकि इनका जो वैल्यू सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। हमने केवल और केवल कभी कभी हमने केवल मटेरियलिस्टिक ग्रोथ पर फोकस नहीं करी। हमने मटेरियलिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म पर हमने फोकस किया, और हमारा जो आधार रहा वो केवल और केवल कभी भौतिकवाद नहीं, भौतिकवाद के साथ साथ आधार हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक भी रहा है। इज इट क्लियर? तो भारतीय समाज की एक बड़ी बढ़िया विशेषता है प्राचीनता एवं निरंतर। दूसरा एक बहुत बड़ी विशेषता है, और उस विशेषता का नाम क्या है सर? कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म एवं पुनः जन्म यानी री इनकारनेशन का सिद्धांत। अब ये जो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आपको पता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब अपने कर्म के प्रति स्थित प्रज्ञ रहो। कर्म करो, फल की इच्छा, फल के प्रति स्थित प्रज्ञ रहो। गीता में भी यही उपदेश दिया गया है ना? गीता में भी। अच्छा, यहां एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैंने निरंतरता की बात करी, निरंतरता में एक बात आती है, अतिथि देवो भवः। अतिथि देवो भवः, क्या ये कोई नई बात है? बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, आज भी हम इसका पालन करते हैं। ठीक है। फिर एक और है, अतिथि देवो भवः के साथ साथ, जैसे आप सुनते हैं, आपने सुना होगा, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख माया। यानी हमने हमेशा किस पर फोकस किया है? प्रथम सुख क्या बताया? निरोगी काया, इस शरीर का रोग मुक्त होना, और द्वितीय सुख यानी दूजा सुख बताया है माया को। ठीक, ये भी बहुत पहले से प्रचलन में रहा है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, ये भी एक फिनोमिना है ना? यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों को जो है हमारे समाज में देवी की संज्ञा पहले भी दी गई थी, आज भी दी गई है। ठीक है, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत प्राचीन अवधारणाएं हैं, प्राचीन विधाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, और आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ठीक। दूसरा है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। सर, ये जो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात हो रही है, अब मुझे आपको एक बात बताता हूं इंटरेस्टिंग, कि कर्म जो है, यदि हम कर्म की बात करें तो वही गुड कर्मा और बैड कर्मा, एक होते हैं अच्छे कर्म और एक होते हैं बुरे कर्म, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। आपसे कहा जाता है कि यदि आप अच्छे कर्म में कर्म करते हो तो आपको उच्च या श्रेष्ठ योनि में जन्म मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हो तो निम्न या आपको निकृष्ट योनि में जन्म मिलता है। अब जो योनि है 3 प्रकार की बताई गई, एक है अंडज, दूसरी है पिंडज, और तीसरी है श्वेदज। अंडज योनि, पिंडज योनि और श्वेदज योनि। अंडों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो अंडज योनि हो गए, बहुत सारे जो आपको देखने को मिलते हैं
पशु पक्षी अंडे से उत्पन्न हुए, पिंड, और एक है पिंडज योनि जो श्वेद से, स्वेटिंग से, पसीने से जिनकी उत्पत्ति हुई, इल्लियां वगैरह देखते। और फिर तीसरी है पिंडज योनि, पिंड स्वरूप जिनका जन्म हुआ है ना। और उसमें से भी अब ऐसे तो कुत्ते जो है, जो डॉग्स हैं, जो कैट्स हैं, ये सब क्या है, ये अंडज योनि का हिस्सा थोड़ी है, तो पिंडज योनि का। लेकिन इसमें भी पिंडज योनि में जो श्रेष्ठ योनि बताई गई है सभी पिंड योनियों में, वो है मानव योनि। वो है कौन सी योनि? मानव योनि। और मानव योनि को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? सर मानव योनि को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति को, जिसमें मानव को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता है। मोक्ष मतलब फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ, मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोक्ष का मतलब फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति मिल गई। तो यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उच्च योनि, श्रेष्ठ योनि। श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मानव योनि को श्रेष्ठ बताया गया। क्यों बताया गया उसके पीछे मैंने आपको रीजन दिया, ठीक है ना। और ये जो कर्म है होते हैं हमारे एक कौन से? प्रारब्ध और दूसरे होते हैं हमारे संचित। जो प्रारब्ध कर्मों का जो फल होता है उसका तो आपको भोग करना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। संचित कर्म, आप जैसे कर्म जो करते जाते हैं वैसे वैसे कर्म आपके एकत्रित होते जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है, व्यक्ति को कहा जाता है कि धर्मानुसार कर्मों का अनुकरण करना चाहिए, है ना। धर्मानुसार, धर्म का मतलब यहां हिंदू मुस्लिम से नहीं है, धर्म का मतलब है राइटियसनेस, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है ना। धार्यति इति धर्म, धर्म जो धारण करने योग्य है, ठीक है ना। राइटियसनेस, विवेक के अनुसार, ठीक। इसीलिए जो पुरुषार्थ जो बताया गया है ना, व्यक्ति को जो पुरुषार्थ बताया गया, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो चारों जो पुरुषार्थ हैं ये विवेकशील प्राणी के लक्ष्य बताए गए हैं। विवेकशील प्राणी, हर प्राणी ने विवेकशील, यानी बुद्धि के अनुसार आपको, धर्मानुसार आपको विवेक मिला हुआ है, आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत, धर्मानुसार अपने कर्मों का अनुकरण करना है, राइटियसनेस। जो भी आपके संचित कर्म, जो आप कर्म है, प्रारब्ध कर्म, तो इसमें पूर्व जन्म के आपके कर्म भी शामिल है। तो धर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो एक हो गया संयुक्त परिवार, दूसरा हो गया पुरुषार्थ, तीसरा हो गया संस्कार, चौथा हो गया आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम है, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके अलावा फिर 5वां हो गया आपका प्राचीनता एवं निरंतरता। 6वां हो गया कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत। 7वां हो गया आपका एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं सहिष्णुता। टॉलरेंस, सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहन करना। आज अगर भारतीय समाज में इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं आराम से फल फूल रही हैं, है ना, बिना किसी बहुत विशेष विद्रोह के, हिंसा के, कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं, हिंसाएं होती रहती, ठीक है, इतनी बड़ी आबादी है, 2-4 हिंसाएं यहां होती रहती हैं, क्योंकि इतना विविधता, इतनी डाइवर्सिटी है, कुछ तो क्लैशेस होंगे, बट उसके बावजूद भी, इतनी सारी विविधताएं, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है, भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की विशेषता है विविधता में एकता। सर ऐसे ही नहीं विविधता में एकता बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में
एक और विशेषता निहित है, जिस विशेषता का नाम है सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता। मतलब केवल हम अपनी धर्म, अपनी जाति और अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाजों को श्रेष्ठ नहीं बताते, बल्कि हम दूसरे जाति धर्म की संस्कृतियों को, रीति रिवाजों को, दूसरी भाषाओं और दूसरी बोलियों को बराबर सम्मान का दर्जा देते हैं। कोई हमारा उनसे मतभेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, बराबर सम्मान देते हैं। और यहां तक कि आप देख लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सामान्य जगह नहीं, बल्कि संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस फ्रीडम दे रखा है। इससे बड़ा टॉलरेंस क्या होगा बताओ इंडियन सोसाइटी। संविधान निर्मात्री सभा को पता था कि भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है, और यदि हमने यहां पर विभिन्न धर्म के लोगों को अपनी रीति रिवाज और संस्कृतियों का पालन करने का मौलिक अधिकार नहीं दिया, फंडामेंटल राइट नहीं दिया, तो आगे जाके हो सकता है कि लोगों के रीति रिवाजों, संस्कृतियों का दमन हो। इससे बेहतर है पहले ही उन्होंने फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में शामिल कर दिया, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर? ये सहिष्णुता का ही तो एग्जाम्पल है, टॉलरेंस का ही तो एग्जाम्पल है। बोलिए। फिर अगली विशेषता जो यहां पर लिखी हुई है कि मिक्सचर ऑफ, अमलगमेशन ऑफ आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद का हमें सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। फिर एक और विशेषता है सर, धर्म की प्रधानता। किसकी प्रधानता? धर्म की प्रधानता। कोई भी हम काम करते हैं, सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम अपने जीवन में शुरू करते हो आप, धार्मिक अनुष्ठान जरूर होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अगली विशेषता आप देखोगे 8, ये हो गई। 9 नंबर पर वर्ण व्यवस्था। जो कि अब किसमें परिवर्तित हो गई है? जो कि अब जाति व्यवस्था में हालांकि बदल चुकी है। ठीक है, जो कि जाति व्यवस्था में बदल चुकी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था है ना। हमारे यहाँ भी वर्ण इसलिए कहा जाता है वर्ण आश्रम व्यवस्था। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम है। और कहा गया वर्ण आश्रम व्यवस्था। यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ण आश्रम व्यवस्था से 10 नंबर में। ध्यान से समझ लीजिए, वर्णाश्रम व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये आपसे मुख्य परीक्षा में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आश्रम और वर्ण व्यवस्था से 10 नंबर में। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये भी आपसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। भारतीय समाज की विशेषताएं, नॉट संस्कृति, भारतीय समाज की विशेषताएं, ये भी आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है। यहां पर जहां मैंने सहिष्णुता लिखा, यहां में लिख देता हूं मैं धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। हमारे समाज में रिलीजियस टॉलरेंस है, धार्मिक सहिष्णुता है ना। हम सबको, अच्छा एक और विशेषता है, 10 हो गई, ग्रहणशीलता। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हालांकि ग्रहणशीलता और सहिष्णुता दोनों आपस में लगभग मिलता जुलता अर्थ निकलता है ग्रहणशीलता और सहिष्णुता का, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका नाम है ग्रहणशीलता। सर ये हो गई भारतीय समाज की सारी विशेषताएं। अब यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेजर फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। यहां से ये आपसे 10 मार्क्स में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है, 200 शब्दों में आपको इसका आंसर बताना है कि भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो पहले आप भारतीय समाज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर भारतीय समाज के बाद भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। यदि आपसे एक चीज और समझिए, यदि आपसे मान लीजिए वो पूछता है समाज के प्रमुख तत्व, समाज के प्रमुख तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, तो आप बताएंगे सर? जनसंख्या,
उसके बाद एक निश्चित भूभाग, सामाजिक रीतियां एवं ठीक है, सोशल रिचुअल्स और उसका सामाजिक मानदंड। तो एक तो हो गया जनसंख्या, पॉपुलेशन, निश्चित भूभाग, अगला है स्वतंत्रता, फिर अनुशासन स्थापित करने के लिए, अनुशासन स्थापित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। स्वतंत्रता तो मिल रही, जहां जो लोग रह रहे हैं उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में याद रखिएगा स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण भी है। और सामाजिक नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? तो सामाजिक नियमों से, ठीक है। इसमें कुछ है औपचारिक नियम और एक है अनौपचारिक। औपचारिक नियम और अनौपचारिक नियम, भाई याद रखिएगा जो सामाजिक मानदंड है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि समाज को विभिन्न प्रकार की अराजकताओं से बचाना है, सुनिए जरा ध्यान से, समाज को आपको विभिन्न प्रकार की अराजकताओं से बचाना है, सामाजिक समस्याओं से बचाना है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या क्या है, तो आप बताओगे वायलेशन ऑफ social norms by any human being। वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स बाय एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी मानव के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जब सुनिएगा जरा ध्यान से, किसी भी मानव के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जब सोशल नॉर्म्स का वायलेशन किया जाता है, तो नियम बने हुए, समझिएगा, जैसे ये नियमों का एक गोला है, ये नियमों का एक गोला है, ठीक है ना, बहुत सारे नियम है, और आपको कहा गया है कि यू बीइंग द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी यू शुड फॉलो ऑल दीज रूल्स बिकॉज सोसाइटी इज एन इंस्टीट्यूशन। समाज क्या है? एक प्रकार की संस्था है ना, और इस संस्था के कुछ नियम है। हम सारे सदस्य जो उस संस्था के सदस्य हैं, हमें उन नियमों का, संस्था ने जो नियम निर्धारित किए, हमें उन नियमों का पालन करना है, ठीक। यदि हमारे द्वारा किसी व्यवहार में, हमारे किसी व्यवहार में या हमारे किसी क्रियाकलाप में या किसी भी एक्शंस में हम उन सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो क्या बन जाएगा? सामाजिक समस्या, सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सोशल इशू या व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, तो आप बताओगे सोशल प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट अ वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स बाय एनी ह्यूमन बीइंग। मानव में रहने, इस समाज में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा जब किसी सामाजिक नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो वो सामाजिक समस्या बन जाती है। जैसे आपको डिसाइडेड है कि भाई आपको किसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, डिसाइडेड है कि आपको किसके साथ शादी करनी है, विवाह करना है, डिसाइडेड है कि आपको कौन सा काम समाज में रहकर करना है, या विवाह की प्रक्रिया क्या है, आपको डिसाइडेड है। यदि आप उन नियमों की परिधि से बाहर जाकर कोई काम करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? आपने नियम तोड़ा। नियम आप तोड़ोगे तो आप क्या बन जाओगे? कल्प्रिट बन जाओगे, क्योंकि आपके कारण ही समाज में क्या पैदा हुई? समस्या पैदा हुई है। जैसे मान लीजिए कोई सामान रखा है, इस सामान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिस पर उसका अधिकार नहीं है उसको उठा के ले जाए, वो तो क्या कहलाएगा? चोर। जबकि नियम क्या कहता है? ये सामान रखा हुआ है, मोबाइल फोन रखा हुआ है, इस मोबाइल फोन पर फलाने व्यक्ति का ही अधिकार है, ये नियम है, और आप बिना उसकी परमिशन, बिना उसकी इजाजत या बिना उसकी खरीद बिक्री के आप उस सामान को ले नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी ले लेते हो, चाहे जबरदस्ती ले लेते हो या उसकी अज्ञानता बस ले लेते हो या उसके गैर मौजूदगी में आप ले लेते हो, तो वो क्या बन जाता है सर? वो बन जाता है, फिर आप कहलाते हो चोर। तो चोरी क्या हो गई? एक सोशल प्रॉब्लम।
समझ में आ रही बात क्या? उसके लिए फिर समाज आपको क्या करता है? दंडित करता है। नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो दंडित कब करता है? जब आप सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हो, ठीक। और दंड करने के दो प्रोसेस हैं, या औपचारिक नियम के माध्यम से या अनौपचारिक। औपचारिक नियम कौन कौन से? आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, संविधान, आईपीसी सीआरपीसी, राइट, कानून जो बने हुए हैं। अनौपचारिक क्या है? समाज खुद ही दंडित करता है। बहुत सारे समाज में क्या बने? नियम बने हुए हैं। धर्म, आपको बता दूं मैं, इस समाज को सिर्फ 70%, इस समाज को 70% कौन कंट्रोल कर रहा है? धर्म कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि धर्म बताता है ये सही है, गलत है, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, कोई गलत काम मत करो, ऊपर वाला देख रहा है। अधिकांश लोग नियंत्रित हैं किसके माध्यम से? धर्म के माध्यम से नियंत्रित है। धर्म नियंत्रण कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो कौन सा नियम है? वो अनौपचारिक नियम है। कहते हैं ना कि भाई किसी से नहीं डर रहे हो तो ऊपर वाले से तो डरो, कहा जाता है ना ऐसा। तो वो क्या है? नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है अनौपचारिक नियमों के माध्यम से। तो औपचारिक नियम और अनौपचारिक दो प्रकार के नियम होते हैं जिससे समाज नियंत्रित होता है। तो हमने सर इस क्लास में समाज की विशेषताएं देखी। आपसे पूछे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं बताओगे सर? पॉपुलेशन है, एक सर्टेन एरिया, निश्चित भूभाग जहां लोग रहेंगे। सोशल रिचुअल्स, मानदंड जिसका सबको पालन करना है, सबको सीमित स्वतंत्रता दी जाए, और सोशल कंट्रोल यानी सब पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। यदि नियंत्रण नहीं करेंगे तो समाज में क्या फैल जाएगी? अराजकता। जैसे विवाह क्या है? मैरिज क्या है? मैरिज क्या है? एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन के नियम है। आप उस संस्था के नियमों का पालन नहीं करोगे तो समाज में क्या बन जाएगी? यौन अराजकता फैल जाएगी, सेक्सुअल एनार्की फैल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और सर अगली क्लास का, नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक होगा फैमिली। ये है अपना, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फैमिली। आपको पता है ये यूनिट 1 का ही टॉपिक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और इसको चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मैंने पढ़ाया, यदि आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, ये टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की लिंक मिल जाएगी। ये मेरा इंस्टाग्राम है, और इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप मुझे फॉलो करके आपको क्लास रिलेटेड और अदर एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अभ्यास बैच के माध्यम से, इसी YouTube चैनल पर अभ्यास बैच के माध्यम से एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए लाइव आंसर राइटिंग करवा रहा हूं, जहां मैं आपसे सप्ताह में 2 बार मिलता हूं और आपसे मैं 2 मार्कर्स, 3 2 मार्कर्स, 2 7 मार्कर्स और एक 10 मार्कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, उसकी फ्रेमिंग बताता हूं, और साथ साथ में उसके मॉडल आंसर भी इसी टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूं। तो मेरी इस क्लास के साथ भी जुड़िए, बने रहिए, ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और बहुत बेहतर ढंग से हो। ठीक है, इनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, यहां पर आपको मेरी क्लास की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डन एवरीवन? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।